तो जब मैं 2 लेक्चर ले चुका था सर्वे के, तो मैं ये तो समझ चुका था कि मुझे यहीं पे आना था और यहीं से मेरा सिलेक्शन हो सकता है। और कहाँ न्यूज़ आई है कि पेपर लीक हो गया है, कभी 1 बच्चा, फिर 2 बच्चा, फिर 20, 30, 40, 50 बच्चे तक का जो है नाम आने लग गया जब, तो बहुत निराशा हुई। सभी लोगों का 6-7 महीने का गैप हो गया। तो 6-7 महीने का गैप काफ़ी होता है अगर आप पढ़ाई से को छोड़ देते हैं। ऑलमोस्ट छोड़ ही चुके थे, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे और कुछ दिनों में मतलब जो मेरी निराशा हो गई थी कि कैसे होगा, तो वो 5, 7, 10 दिन की क्लासेस के बाद मैं वापस से मेरे में वो जोश आ गया कि मैं दोबारा उस पेपर को आज की डेट में क्लियर कर सकता हूँ। कोई भी जानना चाहता है कि यार तुम तो इधर काम करते थे, अचानक से तुम गवर्नमेंट जॉब, ये कैसे हुआ? थोड़ा सर ने भी बोला था कि आप शीशे के सामने अपने आप को रखो और शीशे के सामने बोलो कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सोहनलाल द्विवेदी जी की इस कविता के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और स्वागत करते हैं अनूप जगूरी जी का, जो कि आपका उत्तराखंड जल विद्युत निगम में एज अ जूनियर इंजीनियर कार्यरत हैं। चलिए, ये है मिस्टर अनूप जगूरी, कुछ इनके बारे में जानते हैं। तो सर, जैसे कि हम लोगों ने सुना है आप उत्तराखंड जल विद्युत निगम में एज अ जूनियर इंजीनियर कार्यरत हैं अभी फिलहाल, तो आप अब अपने बारे में कुछ बताएं। मैं यूकेपीएससी जेई की भर्ती 2023 में एज ए जेई सेलेक्ट हुआ था और मुझे जल विद्युत निगम जो है वो विभाग मिला था। और इससे पहले जो है मैं आईटी फील्ड में काम करता था। और अच्छा, तो जैसे कि आपने बताया आप आईटी फील्ड में काम कर रहे थे, तो मतलब क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो आप सिविल से नहीं थे। आपने बताया कि आप सिविल के थ्रू यहाँ पर उत्तराखंड जल विद्युत निगम में कार्यरत हुए हैं। तो सर, कैसा रहा ये ट्रांजिशन? आप मतलब क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड के हिसाब से देखा जाए तो ये बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है किसी भी ब्रांच में स्विच कर लेना, पर आपने इतना बड़ा निर्णय लिया स्विच करने का, तो ये अपने आप में एक बहुत काबिले, जिसे कहते हैं डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग चाहिए इसके लिए। तो कैसे, मतलब आपने डिसीजन कैसे लिया कि नहीं, मुझे अब सिविल की तरफ शिफ्ट करना चाहिए? देखिए, मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ मैंने क्या क्या किया है। मैंने 2008 में इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किया था और 8 से 11 मैंने बीटेक किया। बीटेक के बाद जैसे सब बच्चे जाते हैं, मैं भी दिल्ली गया। मैंने भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कोर्स किया और उसके बाद सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में काफ़ी साल जॉब की मैंने। ठीक है, तो 2017-18 के टाइम पे दिल्ली में क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैं वर्क फ्रॉम होम पे घर पे आ गया था। तो उसके बाद क्या था कि मुझे ये हुआ कि मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे अपने प्रदेश में ही जो है नौकरी करनी है। तो उसके लिए मेरे को ये हुआ कि मैं डिप्लोमा कर देता हूँ और थोड़ा बहुत अपना पर्सनल काम भी मैंने शुरू किया। एज ए कंस्ट्रक्शन जो है लोगों का काम लेना शुरू किया और कंस्ट्रक्शन में काम शुरू किया और साथ में डिप्लोमा मैंने परस्यू कर दिया। ठीक है, 21 में जैसे ही डिप्लोमा मेरा कंप्लीट हुआ, माफ़ कीजिएगा 2020 में जैसे ही मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ, उसी समय यूकेपीएससी की भर्ती की जो है चर्चा हो रही थी और वो भर्तियाँ कुछ ही महीनों में वो भर्तियाँ आ गई। तो फिर मैंने वो फॉर्म भरा और उसके बाद मेरे जीवन में जो है ये हुआ कि मतलब पहले तो ये हुआ कि फॉर्म भरा, ठीक है, लेकिन फॉर्म भरने के बाद अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप है कि पढ़ना है। तो कैसे पढ़ना है? क्योंकि वैसे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, बहुत पहले से था, लेकिन और पेपर भी सरकारी काफ़ी दे चुका था, लेकिन ये पता नहीं था कि मतलब तैयारी कैसे करते हैं, क्योंकि कभी कोई भी पेपर पढ़ के नहीं दिया था, बिना पढ़े ही पेपर देने जाते थे और कहते थे कि दोस्तों से मिल के आ जाएंगे। तो यही इसी तरीके से मतलब जो है हमने पुराने पेपर, जो भी पहले पेपर दिए थे, जो एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर मैंने दिए थे, वो इसी तरीके से पेपर दिए थे सारे। तो इस पेपर के लिए लेकिन मैं थोड़ा सीरियस था कि मुझे ये पेपर जो है निकालना है। तो मैंने सबसे पहले थोड़ा मार्केट रिसर्च किया कि यहाँ पे क्या तरीका है, कैसे पढ़ा जा सकता है। तो सेल्फ स्टडी भी एक तरीका था। अब चूंकि मेरी उम्र जो है थोड़ा ज़्यादा हो चुकी है, उस समय मैं जो है 30+ हो चुका था, 32-33 के आसपास था। तो सेल्फ स्टडी मेरे लिए विकल्प नहीं था, क्योंकि हो सकता है कि सेल्फ स्टडी में मैं इतना मटेरियल कवर नहीं कर पाता और इतनी सारी चीज़ें एक साथ जो है पढ़ना, उसको याद रखना, ये काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए। तो मुझे एक ऐसा वे चाहिए था जिससे मुझे जो है एक स्ट्रीमलाइन हो जाए चीज़ें
और मुझे जो है इजीली मतलब इजी होता है तैयारी करना। तो मुझे अपने मित्रों से और जो भी मेरे जानकार थे, और मेरे छोटे भाई भी जो है वो भी इंजीनियर है, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में था, अब आवास विभाग में आ चुका है, आकाश जगुड़ी नाम है उसका। तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि आप इंजीनियरिंग मास्टर करके एक इंस्टीट्यूट है बल्लीवाला चौक पे, और वहाँ पे हिमांशु सर हैं और अजय तिवारी सर हैं, आप एक बार उनसे जाके मिलो और उनसे गाइडेंस लो कि क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। तो मैं अजय सर से और हिमांशु सर से मिला, और उन्होंने मुझे बताया कि देखिए आपका ऐसा है, आपको जो है हम आपकी मदद कर देंगे, आप हमारे साथ जुड़ जाइए और हम आपको रास्ता दिखा देंगे, हम आपको जो भी तरीका है वो बता देंगे। तो मैं इस तरीके से उन लोगों के साथ जुड़ गया। अच्छा, तो बेसिकली सिविल का ना होते हुए भी आप सिविल में आए, और आने के बाद आपने निर्णय लिया बेसिकली कि नहीं मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है। तो बेसिकली ये दृढ़ निश्चय का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर आप किसी भी चीज़ के लिए डिटरमाइन हैं तो आप पा सकते हैं। तो आपको देख के तो मुझे यही समझ में आता है सर। और दूसरी चीज़, जैसे कि आपने बताया कि हिमांशु सर और अजय सर ने आपको काफ़ी हेल्प की उस पर्टिकुलर मतलब आपको दिशा दिखाने के लिए, आपको एक पर्टिकुलर लाइन में लाने के लिए कि हाँ भाई इस एग्ज़ाम को इस तरीके से क्रैक करना है। पर सर क्या होता है कि सिर्फ कोचिंग एक माध्यम नहीं हो सकता है ना, टीचर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और मैं जानना चाहूँगी कि अब हिमांशु सर, अजय सर ने आपको अगेन हेल्प तो बहुत किया है पढ़ने में, पर आपके सेल्फ चैलेंजेस क्या क्या रहे उसमें, क्योंकि बैकग्राउंड अलग था, एनवायरनमेंट बहुत नया था। तो मतलब मैं चैलेंजेस जानना चाहूँगी, क्या क्या चैलेंजेस आपने इस प्रिपरेशन के दौरान फेस किए, क्योंकि बीइंग फ्रॉम द डिफरेंट फील्ड, आप बिल्कुल ही एक अलग फील्ड से थे, फिर सिविल में अचानक आ गए, फिर क्योंकि सब्जेक्ट्स अलग हैं, तैयारी बिल्कुल अलग होगी, ठीक है, कोचिंग्स लेके भी या पढ़ के भी ऐसा कह नहीं सकते कि यार मतलब कुछ ना कुछ आपका सेल्फ रहा होगा, या तो आपका सेल्फ डेडिकेशन रहा होगा कि नहीं सर से ही पढ़ना है और मतलब सब यही पढ़ लेना है। तो चैलेंजेस क्या क्या रहे सर आपके, मैं ये जानना चाहूँगी। बिल्कुल, सबसे पहले जो जर्नी का जो मेरा फर्स्ट पार्ट था और जो मैंने फर्स्ट क्लास अटेंड करी थी, वो हिमांशु सर से सर्वे की क्लास सबसे पहले शुरू हुई थी। तो जब मैं 2 लेक्चर ले चुका था सर्वे के, तो मैं ये तो समझ चुका था कि मुझे यहीं पे आना था और यहीं से मेरा सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सर पढ़ाते हैं ना, एक एक चीज को जो है वो याद करवा देते हैं, मतलब फिंगर टिप्स पे ले आते हैं चीजों को। तो जिस तरीके से उन्होंने पढ़ाया तो मुझे यकीन हो गया था कि मैं यहीं पे पढ़ सकता हूँ। दूसरी चीज, जैसे कि आप बात कर रहे हैं डेडिकेशन के लिए, तो डेडिकेशन के लिए देखिए थोड़ा मेरी अपनी मेहनत भी थी, मतलब मेहनत तो थी, लेकिन वो किस तरीके से थी कि जैसे दिन में 3-4 लेक्चर होते थे, तो मैं सर से रिक्वेस्ट करके मैं हर बैच में बैठने की कोशिश करता था, हर लेक्चर को कवर करने की कोशिश करता था, और जो भी उसके नोट्स होते थे उन नोट्स को शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करना हाथों हाथ। ये भी सर ने ही सिखाया था कि शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत जरूरी हैं। अगर आप एक मोटी किताब लेके बैठते हैं तो उसको रिवीजन करना बहुत मुश्किल होता है, बजाय आप उसको कन्फाइंड कर दें, छोटे पे ले आएं। आप मतलब एक 100 पेज के अगर नोट्स बन रहे हैं, 100 पेज के नोट्स बन रहे हैं, तो उनको आप 10 पेज पे कैसे ला सकते हैं, ये चीज़ मुझे सर ने सिखाई। और ये चीज़ जब हमने खुद करके देखी तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। उस चीज़ से मतलब ये समझिए आपकी पूरा इंजीनियरिंग का सिलेबस हम एक दिन में रिवाइज कर लेते थे। जो लास्ट तक जब मेरा 3-4 महीने की जो जर्नी रही शुरुआत की कोचिंग की, उसमें मैं ये हो गया था कि 4 महीने के में मेरा सिलेबस जो है वो 50 से 60 पेज में पूरी सिविल इंजीनियरिंग ला चुका था। और उस सिविल इंजीनियरिंग को मैं जो है एक दिन में रिवाइज कर लेता था, पूरा सिलेबस एक दिन में रिवाइज हो जाता था। सर आपकी बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा है बच्चे इससे खूब मोटिवेट होंगे, क्योंकि हम अपने प्लेटफॉर्म पे ये अक्सर बोलते हैं बच्चों को कि आप किसी भी एग्जाम को अगर क्रैक करने जा रहे हो तो डिटर्मिनेशन तो एक मस्ट है, जो कि आपने बताया, आपकी बातों से मुझे लगा दृढ़ संकल्प एक बहुत बड़ा रीज़न रहा आपके सिलेक्शन का। साथ ही साथ आपने बोला कि पूरी सिविल इंजीनियरिंग आपने कुछ चंद पन्नों में बना ली थी, और यही हम स्ट्रैटेजी भी देते हैं बच्चों को एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो होपफुली वो इस इंटरव्यू सेशन के बाद इस पर्टिकुलर चीज़ को सीरियसली लें और इसको अपनी दिनचर्या में अगेन लेकर आएँ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सर, जैसे कि आपने बताया ये तो आपके सेल्फ चैलेंजेस थे जो आपने बहुत बखूबी ओवरकम किए, पर जैसे कि सुनने में आया था कि जो आपका उत्तराखंड जेई का पेपर था वो पहले कैंसिल हुआ, मतलब लीक हुआ प्रॉपरली, फिर उसके बाद वो शिफ्ट ही हो गया कि अब तो भैया री एग्जाम ही होगा। तो उस दौरान आपका जो मनोबल था उस पर क्या असर पड़ा और आपने कैसे उसको ओवरकम किया सर? मतलब आपके पर्टिकुलर जो मेंटल स्टेटस थोड़ा सा हो जाता है कि यार अब छोड़ देता हूँ, दूसरी फील्ड है, क्यों आ गया, मतलब क्या क्या मेंटल प्रेशर रहा, क्या चैलेंजेस रहे और कैसे आपने उनको ओवरकम किया? देखिए मैम,
उस समय क्या हुआ, जब हमारा पेपर मेरे नंबर भी काफ़ी अच्छे आ रखे थे, तो जब पेपर का न्यूज़ ये हुआ कि अब कैसे कहाँ हम इंटरव्यू की तैयारी में लग गए थे, और कहाँ न्यूज़ आई है कि पेपर लीक हो गया है, कभी एक बच्चा, फिर 2 बच्चा, फिर 20, 30, 40, 50 बच्चे तक का जो है नाम आने लग गया जब, तो बहुत निराशा हुई, बहुत ज़्यादा एक सेटबैक फील हुआ कि अब क्या होगा, मतलब एक बार मेहनत कर ली थी, अब दोबारा कैसे मेहनत, क्योंकि गैप भी बन गया था, लगभग 6-7 महीने का गैप बन गया था हमारा, मेरा मतलब सभी लोगों का 6-7 महीने का गैप हो गया। तो 6-7 महीने का गैप काफ़ी होता है अगर आप पढ़ाई से को छोड़ देते हैं। ऑलमोस्ट छोड़ ही चुके थे, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उस तरीके से नहीं कर रहे थे तैयारी जिस तरीके से होनी चाहिए थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब पेपर कैंसिलेशन की पूरी मतलब न्यूज़ आ गई, तो मैं सर लोगों के संपर्क में तो था ही, तिवारी सर के और हिमांशु सर के संपर्क में था, तो मैं उनसे फिर मिलने गया कि सर इस तरह की चीज़ें हो गई हैं, आपको भी पता है, तो क्या किया जाए। तो सर ने फिर वही मोटिवेट किया कि देखो जगुड़ी, तुम जो है कोचिंग ज्वाइन करो फिर से, और आप क्लासेस रेगुलर अटेंड करना शुरू कर दो फिर से, क्योंकि आपको देखो आपको सिलेक्शन लेना है और आप क्लास अटेंड करो। तो मैंने क्लास अटेंड करनी शुरू करी, और कुछ दिनों में मतलब जो मेरी निराशा हो गई थी कि कैसे होगा, तो वो 5, 7, 10 दिन की क्लासेस के बाद मैं वापस से मेरे में वो जोश आ गया कि मैं दोबारा उस पेपर को आज की डेट में क्लियर कर सकता हूँ। और मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जब मेरा लास्ट टाइम जब पेपर हुआ था, तो उस टाइम मेरे 576 मार्क्स थे, और जो इस बार का पेपर हुआ था उसमें मेरे 652 मार्क्स थे। तो आप लगा सकते हैं कि मैंने काफ़ी नंबर जो है वो अपने बढ़ाए हैं। हाँ, बिल्कुल। ये अपने आप में ही सर, एक मैं कहूँगी अपने आप में ही एक अलग मिरेकल मैं इसको कहूँगी, क्योंकि यहाँ से मुझे जो चीज़ समझ में आई है वो है तीसरा एग्ज़ाम क्रैक करने की आप कह सकते हो, क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ आपको, कंसिस्टेंसी। तो आप बेसिकली अपनी स्टोरी से टिप्स एंड ट्रिक्स भी दे रहे हो बच्चों को कि इस तरीके से आप किसी भी एग्जाम में विजय पा सकते हो, मतलब उस पर्टिकुलर पोजीशन को सिक्योर कर सकते हो। तो 3 चीज़ें आपको मिल चुकी हैं, एक तो डिटर्मिनेशन, दूसरा है कंसिस्टेंसी, और तीसरा है आपका स्ट्रैटेजी। तो ये 3 चीज़ें आपने बच्चों को दे ही दी हैं। पर फिर भी मेरा लास्ट जो प्रश्न है आपसे वो यही होगा, आखिरी प्रश्न, कि अपने जूनियर्स को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? क्योंकि अब क्या होता है, जब हम सिलेक्शन पा लेते हैं तो हर किसी की एक अपनी विनिंग स्टोरी होती है और एक अपनी लर्निंग होती है। तो हम, और दूसरी चीज़ ये है सर, इंसान गलतियों से ही सीखता है। जैसे आपने अपने फेलियर से सीखा, पहले आपने 576 मार्क्स लिए, एंड देन यू आर सेइंग कि आपने 650 मार्क्स सिक्योर किए, जो अपने आप में ये एक बड़ी चीज़ है सर, कि आप पर्टिकुलर इतने ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर पाए वहाँ पे। तो आप अपने जूनियर्स को क्या सजेशंस देना चाहेंगे, एडवाइस देना चाहेंगे कि वो भी अपने पर्टिकुलर भविष्य में आगे एग्जाम्स को क्रैक कर पाएँ और पोजीशन सिक्योर कर पाएँ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में? प्लीज़ बताएं। ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ये फेवरेट इसलिए भी है क्योंकि कई लोग मेरे से पूछते हैं कि ये आपने कैसे किया, क्योंकि कोई भी जानना चाहता है कि यार तुम तो इधर काम करते थे, अचानक से तुम गवर्नमेंट जॉब, ये कैसे हुआ। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रेसिपी नहीं है। सीधा सबसे पहली चीज़ है वो है मेहनत। आपको मेहनत करनी है, और वो बहुत बच्चे करते हैं। दूसरा है, आपको जिस पेपर के लिए भी आप तैयारी कर रहे हो, आप उसका सिलेबस ज़रूर देखिए कि सिलेबस क्या है। आप उस सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई कीजिए। जैसे मेरे सिलेबस में यूकेपीएससी जेईई में मैंने पर्टिकुलर एक ही पेपर की तैयारी करी है, तो मेरे पेपर में रेलवे ब्रिज टनल नहीं था, तो मैंने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा। अनावश्यक समय क्यों खराब करना था। हाँ। ठीक है, तो मतलब आप सिलेबस को जरूर रेफर करिए। सिलेबस में हिंदी इंग्लिश था, बच्चे उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, मैंने उसको भी सीरियसली लिया, उसको भी अच्छे से पढ़ा, और उसमें भी काफ़ी अच्छे नंबर लाए हैं। वेरी गुड। ठीक है, तीसरी चीज़ आपका आ जाती है, एक फर्स्ट तो था मेहनत, दूसरी है आपका जो है सिलेबस को पकड़ना। तीसरी चीज़ है कि आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। डिमोटिवेट इन द सेंस कि कई बार आपको कोई पूछेगा कि हाँ जी क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, निकलेगा पेपर, अरे नहीं निकलता है, यहाँ लीक हो गया है, वहाँ लीक हो गया है, तो आपको उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको ये सोचना है कि मुझे एक पोस्ट चाहिए। अगर एक वैकेंसी भी आती है तो आपको जो है ये रहना चाहिए कि मुझे एक पोस्ट भी वो निकालनी है। और इसमें एक और ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि ये मेरा पर्सनल ट्रिक था, और ये कई जगह आपने सुना भी होगा और थोड़ा सर ने भी बोला था, कि आप शीशे के सामने अपने आप को रखो और शीशे के सामने बोलो कि हाँ मैं
ये चीज कर सकता हूँ, मैं पेपर निकाल सकता हूँ। आप अपने मन में बोलो कि मैं पेपर निकाल सकता हूँ। आप बाइक पे जा रहे हो, आप मन में बोलते हुए जाओ कि मैं कर लूंगा यार, ये पेपर मैं निकाल लूंगा, बस इस पेपर को मैंने ही निकालना है, मेरे लिए ही आ रखी है ये पोस्ट। इस तरीके से मतलब आप अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखिए। चौथी चीज मैं कहना चाहूंगा कि ब्रेक मत लीजिए, कोई भी बड़ा ब्रेक मत लीजिए। जैसे आपके घर में सपोज किसी की शादी हो रही है, रिश्तेदारों की शादी है, तो आप ठीक है, आपको क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है तो जाएगा तो है ही, लेकिन आप जाएंगे तो कम से कम समय में निपटा के आएँ, और जैसे ही निपटे आप तुरंत अपनी पढ़ाई में लग जाएं। बिल्कुल भी एक भी दिन जाया करना खराब है। जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन कहता है, अगर आप एक दिन की स्टडी छोड़ते हैं तो वो आपको एक हफ्ता लगता है उस कंसिस्टेंसी को वापस पाने में। अगर आप एक हफ्ते की स्टडी छोड़ते हैं तो आपको उस कंसिस्टेंसी को पाने में 1 महीना लग जाता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि अगर आपको पेपर निकालना है तो आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी और आपको थोड़ा कट होना पड़ेगा समाज से, ताकि आपका जो है सिलेक्शन हो जाए। और एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो लोग आपको खुद पूछने आते हैं, तब आपको कोई नहीं कहेगा कि आप मेरे फलाने की शादी में क्यों नहीं आए थे, या आप सारे फंक्शन में क्यों नहीं दिखे थे यहाँ पे। कोई नहीं कहेगा, हर कोई कहेगा हाँ भाई वो तैयारी कर रहा था, उसका पेपर निकल गया है। तो ये 4 चीज़ें हैं जो आपका सिलेक्शन, सरकारी जॉब हो चाहे प्राइवेट हो, चाहे किसी भी फील्ड के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ये 4 चीज़ें मतलब होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जगूरी जी। आपसे बात करके मुझे बिल्कुल ऐसा क्लियर हो गया है कि बच्चों को काफ़ी कुछ सीखना मिला होगा इस पर्टिकुलर इंटरव्यू से, और उनको पर्टिकुलर एक दिशा निर्देश भी मिल गया है कि इस तरीके से भैया तुम्हें तैयारी करनी है, स्ट्रैटेजी भी मिल चुकी है, और ये भी पता चल चुका है कि इस तरीके से उनको तैयारी को अपना अंतिम चरण में लेके जाना है और पूरा करना है। लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी अपने स्टूडेंट से, संघर्ष ज़रूरी है पर हार मानना नहीं। तो इसी बात को अपना कंक्लूड करते हुए हम आज का सेशन अपना एंड करते हैं जगूरी जी के साथ। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।